नाज़रीन, मिडिल ईस्ट का दौरा ट्रंप का सबसे बड़ा दौरा साबित हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी असलहा और बिजनेस डील जो है वो साइन की जा रही हैं और अमेरिकी कंपनीज को वो ऑर्डर दिए जा रहे हैं जो आज तक उनकी हिस्ट्री के अंदर उनको नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पे बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है जो 1916 के अंदर कायम हुई थी और इसने दुनिया भर के अंदर आप देखते हैं जो जहाज बनाकर सारी दुनिया को दिए हैं। बोइंग आप कह रहे हैं कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो कंपनी है। अब इसको सबसे बड़ा जो ऑर्डर 1916 में ये बनी है, इसको सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो 24 घंटे पहले कतर की जानिब से दिया गया। इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो आज तक कोई इसको नहीं दे सका है जो कतर की जानिब से जो वो दिया गया है। अभी यूएई ने भी बहुत सारे बोइंग को मजीद ऑर्डर्स दिए हैं। सऊदीया से कतर और कतर से यूएई जो इन्वेस्टमेंट्स का ग्राफ है वो ऊपर गया है, यानी जैसे कोई मुकाबला लगा होता है उस अंदाज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती चली गई हैं। और अब जो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर जो पूरे मिडिल ईस्ट को तब्दील करके रख देगी, यानी कि यूएई से जो अनाउंसमेंट इस वक्त सामने आ रही है 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की साइन कर लिया गया है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, डील्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, इन टोटल 1400 बिलियन डॉलर्स वो अमेरिका और यूएई के दरमियान जब वो साइन कर ली गई है। अब जो सऊदीया के साथ डील्स हुई, जो कतर के साथ हुई और अब यूएई के साथ हो रही हैं, ये पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को बदलने जा रही हैं और इसके साथ टोटल जो है वो 3400 बिलियन डॉलर्स तकरीबन बन चुके हैं। 3400 बिलियन डॉलर्स ये जनाब ट्रंप साहब ने अपनी जेब के अंदर डाल लिए हैं और साथ ही दुनिया भर में डिबेट्स भी जारी हैं कि इन इन्वेस्टमेंट्स का क्या फायदा अरब्स भी उठा सकेंगे, क्योंकि जो असलहा आ रहा है उसके ऊपर फिर सवाल उठ रहे हैं कि वो इस्तेमाल किसके खिलाफ होना है। जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आपके अपने लोग तो टेक्नोलॉजी में उस तरह से आगे नहीं है, तो क्या ये अमेरिकन ही के हाथ में रहेगी या आप भी अपने आप खुद कफील हो सकेंगे? क्या इसमें सिर्फ फायदा जो है वो अमेरिका ही ले जाएगा, एक बार फिर जो है वो अरब्स अमेरिका के हाथों जो है वो प्ले आउट हो जाएंगे, या फिर इसमें अरब्स को भी फायदा होगा? ये सबसे बड़ी डिबेट है। और खुद मिडिल ईस्ट के अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी, इन ममालिक के अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी, विद इन द रीजन जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे और खित्ते में सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे आगे बढ़ेगी जब एक आर्म्स रेस ही यहां पर जो है वो लगने जा रही है। तो बहरहाल ये बहुत सारी डिबेट है जो चलती रहेगी। लेकिन आफ्टर अनाउंसिंग 3400 बिलियन डॉलर्स टू अमेरिका, द लार्जेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि एक जगह पर जाकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई हो, द लार्जेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द मिडिल ईस्ट लीडरशिप हैज फेल्ड टू स्टॉप द वॉर ऑन गाजा। मिडिल ईस्ट की लीडरशिप अभी तक गजा में बमबारी रुकवाने में, एड दाखिल करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और यह बहुत ही अफसोस की बात है। बल्कि गजा के अंदर जो बमबारी है उसके अंदर शिद्दत आ गई है और इसराइल ने अनाउंस किया है कि वो मजीद फौज जो है वो वहां पर दाखिल करने जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख फलस्तीनी ऐसे हैं, अगर फिल फॉर एड वहां पर दाखिल ना की गई, अगर फिल फॉर वहां पर सीज फायर ना हुआ, अगर मेडिसिन अंदर दाखिल ना की गई, 5 लाख फलस्तीनी हैं जो स्टारवेशन से अपनी जान गंवा सकते हैं। और ये जुल्म अजीम होगा और ये कि ऐसा जख्म और चोट होगी जो कोई दुनिया की मरहम जो है वो नहीं भर सकेगी और आप खित्ते को एक बहुत बड़े ना खत्म होने वाले क्राइसिस की तरफ धकेल देंगे। ये कैसा जुल्म अजीम होगा ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो हमें बता चुकी है। लेकिन अभी तक ना ही गजा में एड दाखिल की जा सकी है और ना ही गजा का सीजफायर करवाया जा सका है। इन इन्वेस्टमेंट्स को नाज़रीन गजा से आप हटाकर नहीं देख सकते हैं, यानी दुनिया के ममालिक के दौरे होते हैं, यानी जैसे चाइना ने किया, वियतनाम का दौरा किया, मलेशिया का किया, बाकी दौरे रूटीन में होते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट होती रहती है, तो बायलैटरल अंदाज में उसको देखा जाता है। तो यहां पर आप बायलैटरल अंदाज में इसको नहीं देख सकते हैं कि अच्छा सऊदीया ने अमेरिका से डील कर ली है, यूएई ने अमेरिका से कर ली है, तो ये इन दोनों मुल्कों का मसला है। नहीं, इसको आप गजा से हटाकर जो वो किसी तौर पर नहीं देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि अगर आप 3400 ट्रिलियन डॉलर्स देकर अपने खित्ते के अंदर ये वाला मसला अगर हल नहीं करवा सकते हैं, अगर आप इतनी भी लेवरेज हासिल करने में नाकाम हैं, तो आगे चलकर आपने कौन सी कामयाबी हासिल कर लेनी है, आगे चलकर आपने कौन सी लेवरेज हासिल कर लेनी है, जब अभी आप 3400 बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं और आप एक ऐसा मसला जिसको सारी दुनिया कह रही है गलत है और जुल्म है, ठीक है, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी को वो असरअंदाज हो सकता है, वो मसला और जुल्म हो रहा है और आपके अपने लोग हैं, उनके ऊपर बमबारी नहीं रुकवा सकते हैं, उनमें 2 बूंद पानी के दाखिल नहीं करवा सकते। यानी आप अपने रीजन में देखिए, आप कह रहे हैं ना आप इतने पैसे दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप एट द नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं,
आपका इन्फ्लुएंस अमेरिका के ऊपर बहुत बढ़ रहा है। ये सबने कहा ना कि अब हमारे रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल के पर जा रहे हैं। तो अगर आप अपने रीजन के अंदर अमेरिका से ये इतनी सी बात नहीं मनवा सकते हैं, तो फिर सवालात, मतलब वो जो हम कामयाबी की बात कर रहे हैं कि इनको क्या इसमें फायदा होगा, तो आपका इसका मतलब कोई इख्तियार हासिल करने वाले नहीं हैं। अगर आप अपने रीजन का, भाई दुनिया के मसले आपने क्या हल करवाने हैं, आप अपने रीजन का ये मसला जो है वो इस वक्त हल नहीं करवा सकते हैं। तो और ट्रंप ने दूसरी तरफ क्या काम पकड़ा है कि वो हर मुल्क से $1 ट्रिलियन जब वो जेब में डालता है, और उसके बाद अब उसने गजा में ये बयान देना शुरू कर दिया कि गजा में तो बड़ा जुल्म हो रहा है। यानी अब इस मिडिल ईस्ट के टूर में ये तब्दीली जरूर आई है कि अमेरिकी सदर ये मानना शुरू हो गया कि गजा में तो बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी उसने जनाब एक नई स्टेटमेंट जारी की है और उसने कहा कि गजा में तो लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, ये अमेरिकी सदर, आप देखना ये कितना बड़ा अलमिया है कि ये बात मनवाने में भी 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जानें दे चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा वहां पर जख्मी हैं, थाउजेंड्स ऑफ मलबे तले दबे हैं, 5 लाख स्टारवेशन के रिस्क के ऊपर हैं। और अब अमेरिकी सदर ये कहने पर मजबूर हुआ है कि यहां पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है। और देखिए ये इंसानियत का कितना बड़ा अलमिया है, और इसको सिर्फ गजा के तनाजुर में ना देखिए, ये पूरी इंसानियत का अलमिया है कि सब कह रहे हैं ये जुल्म हो रहा है, सब कह रहे हैं ये गलत हो रहा है। यूरोप भी कह रहा है, रशिया भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, मिडिल ईस्ट भी कह रहा है, अब अमेरिका भी कहना शुरू हो गया है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें कह रही हैं गलत हो रहा है, लेकिन रुकवा को नहीं पा रहा। ये कितना बड़ा अलमिया है, और ये इंसानियत का कितना काला और भयानक चेहरा है जो इस वक्त दुनिया के इंसान देख रहे हैं। इन गवर्नमेंट्स का कितना भयानक और काला चेहरा है जो दुनिया के इंसान देख रहे हैं, जो इस वक्त सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं और फलस्तीन की आज़ादी का और गजा के सीज़फायर का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट सारी कह रही है गलत हो रहा है, लेकिन रुकवा नहीं पा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। यमन मैदान जंग के अंदर मौजूद है, इधर इन्वेस्टमेंट्स दी जा रही है उस अमेरिका को जहां से मिलिट्री एड आती है इसराइल को, उनका थर्ड सिस्टम अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब हर तरह के प्रोटेक्शन, डिप्लोमेटिक शील्ड अभी भी है, उनको इन्वेस्टमेंट्स यहां पर दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ यमन जो है वो भरपूर अंदाज में मैदान जंग के अंदर मौजूद है, और उन्होंने फिर मिसाल दाग दी है, और यमन ने भी अनाउंस किया है और वो अपने हमले जब इंटेंसिफाई करेंगे। तल अवीव और बेन गोरियन को जब निशाना बनाया गया है। अब यहां पर एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, यानी जब एक तरफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असलहा, वही टेक्नोलॉजी, वही वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, तो यमन एक छोटा सा मुजाहरा भी कर रहा है, नॉट एट अ लार्ज लेवल, लेकिन एक मुजाहरा जरूर कर रहा है कि ये जो चीज आप खरीद रहे हैं इसको तो हम रेड सी के अंदर गरक कर रहे हैं, ये जो थार सिस्टम आप खरीद रहे हैं इसको तो हम पेनिट्रेट करते हुए तल अवीव को हिट कर रहे हैं। यानी वही ड्रोन्स है ना जो इधर खरीदे जा रहे हैं, जो यमन गिरा रहा है, वही थार सिस्टम है जिसको पेनिट्रेट करके यमन के मिसाइल वहां पर, तो यमन के पास है चीन और रशिया की टेक्नोलॉजी, और ये खरीद रहे हैं अमेरिकी टेक्नोलॉजी। तो यमन ये थोड़ा सा मुजाहरा भी कर रहा है कि जरा देख लें किसकी टेक्नोलॉजी गालिब आने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता, ये जो भी यहां पर साइन किया जा रहा है, जो भी चीजें यहां पर चल रही हैं, वो 100% अपना अमली जामा उस तरह से नहीं आगे बढ़ सकेगा। ये सब इस बात के ऊपर इत्तेफाक रखते हैं। जब आपका रीजन जंग के अंदर है तो आप कह रहे हैं कि यहां पर मतलब पीस, प्रॉस्पेरिटी, तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है कि अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ गजा वालों की जंग है, ये सिर्फ फलस्तीन वालों की जंग है, इसको सिर्फ फलस्तीनी बॉर्डर्स तक महदूद होना चाहिए, बाकियों का इससे कोई लेना देना, बाकी अपने मुल्कों में रहें, अपनी जिंदगियां गुजारें, कभी कभी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दें, तो बस इतना ही है, ये फलस्तीनी जाने और उनका मामला है, हम इसमें नहीं है। अगर कोई इस अंदाज में सोचता है तो वो गफलत में है और वो इंतहाई गलत अंदाज के अंदर सोच रहा है, वो रियलिटी से बहुत दूर है। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी बात करके फिर आगे बढ़ता हूं कि 1918 के अंदर जब आलमी जंग का इख्तिताम होता है तो ये सारा जजीरा नुमाए अरब जो है वो टर्की के पास था मोस्टली, तो ये एक ही खिता था, यानी वो जो यरूशलेम के रहने वाले हैं वो चाहते तो यहां आज के सऊदी अरेबिया में आकर आबाद हो जाते, आज के सऊदी अरेबिया वाले चाहते तो उधर जाकर आबाद हो जाते, तिजारत करते, सारे जो नस्लन है वो अरब्स ही हैं। तो आलमी जंग खत्म होने के बाद यहां पर डिवीजन कर दी गई, लकीरें खींच दी गई, मुख्तलिफ रियासतें बन गई और सबको एक नीम खुद मुख्तारी जो है वो दे दी गई। लेकिन जो ये वाला खित्ता है जो आज का पैलेस्टाइन है, इस खित्ते के अंदर रहने वाले जो अरब्स थे उनको ऑक्यूपेशन के अंदर ले लिया गया, उनके ऊपर मुसीबत आ टूटी। इवन आप देखें जो जॉर्डन के अंदर रहने वाले हैं, ये जॉर्डेनियन, ये तो फलस्तीनी हैं, ये फलस्तीन ही का, कनान ही का ये इलाका है जिसको आज जॉर्डन आप कहते हैं, तो ये भी तो फलस्तीनी ही थे। लेकिन वो अरब्स जो आज वाले ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में रहते हैं उनके ऊपर मुसीबत आ टूटी कि वो इनके कब्जे के अंदर चले गए। वो लोग इस जगह पर उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो उनके कब्जे के अंदर जो है वो चले गए। अच्छा, तो ये भी हो सकता था
कि उनकी नजर किसी और जमीन के ऊपर होती तो वहां पर जो रहने वाले हैं वो उनके कब्जे के अंदर चले जाते। तो बाकी सबको आजादी मिल गई, अपनी अपनी रियासतें मिल गई, अपनी अपनी जिंदगियां वो जी रहे हैं, लेकिन इस रीजन के अंदर जो रहने वाले हैं वो आज तक ऑक्यूपेशन के अंदर है। तो बाकी ये कहें कि नहीं ये उनका मसला है, तो ये मुसीबत किसी और के ऊपर भी टूट सकती थी, वो किसी और को भी ऑक्यूपेशन में ले सकते थे। तो उनको वो आजादी दिलवाना जो सबको मिली हुई है, ये सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मुअम्मर कज़ाफ़ी ने कहा था ये हमारी फ्रंट लाइन स्टेट है। मैं एक छोटी मिसाल और आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे अभी सीरिया में हमने क्या देखा, गोलान हाइट्स में हमने क्या देखा कि इजराइल ने मजीद एडवांस किया और बहुत सारा शाम का जो इलाका है वो अपने कब्जे में ले लिया। यानी शामी लोग, शामी नेशनैलिटी वाले, शाम के रहने वाले, वो इजरायली ऑक्यूपेशन के अंदर चले गए। तो कल को शामी उठे गोलान हाइट्स वाले जो अभी कब्जे के अंदर गए हैं और वो इजराइल से आजादी लेने के लिए जंग शुरू करें, तो शामी कहे नहीं नहीं ये तो उनका मसला है, ये हमारा मसला तो है ही नहीं। तो ये कैसे आप इसको समझेंगे? यानी आज अगर इजराइल दमिश्क तक आ जाए तो ये तो उस लेवल, उसी तरह की ऑक्यूपेशन है। ये रियलिटी है कि वो ऑक्यूपेशन में चले गए, बाकियों को आजादी मिल गई। तो अब बाकी कहेंगे नहीं नहीं ये तो उनका मसला है। नहीं, ये उनका मसला नहीं है, ये सबका मसला है। वो आजादी उनको दिलवानी है, वो राइट्स उनको दिलवानी है। जो बाकी देख रहे हैं, मतलब जो लकीर जॉर्डन से इधर खींची, वो इधर वाले तो एक आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास नेशनैलिटी भी है, वो ऑक्यूपेशन के अंदर भी नहीं है। लेकिन जो लकीर के उस तरफ हैं वो ऑक्यूपेशन के अंदर है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि उनको जब राइट्स मिले। तो आप किसी मिसाल के तौर पर फलस्तीनी अरब जो है वो दहशतगर्द हो गए और जो बाकी अरब्स हैं वो सबसे बड़े इत्तेहादी हो गए, वो सबसे अच्छे हो गए। जो कि वो हैं अच्छे, उनको कोई ऐसा नहीं कह रहा कि वो जंगे छेड़ने वाले हैं, उनको कोई ये नहीं बात कर रहा, तो वो अच्छे होंगे, वो इत्तेहादी हैं। लेकिन जो फलस्तीनी हैं वो दहशतगर्द हैं, लेकिन हैं ये सारे अरब्स। तो ये बुनियादी फर्क है, ये रियलिटी है जिसके जरिए देखना चाहिए। और इसीलिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये आपके रीजन के अंदर आपके लोग ऑक्यूपेशन में हैं, जुल्म उनके ऊपर हो रहा है और सेंटिमेंट पूरे रीजन के अंदर है, लोग गुस्से में हैं, तो ये आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, उसको हल करवाना। तो मैं हेडलाइंस पहले आपके सामने रखता हूं। यूएई से जो आ रही है 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की डील है, यानी बिलियंस तो यहां पर टके टोकरी हो गए ना, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 ट्रिलियन वहां से आ रहा है, जी ट्रिलियन वहां से आ रहा है, ये बिलियंस तो यहां पर टके टोकरी हो गए। 1.4 ट्रिलियन डॉलर मतलब बहुत ही गैर मामूली दौलत जो है वो इनको मुयस्सर आई है। मिडिल ईस्ट को जो दौलत मुयस्सर आई है दुनिया के किसी रीजन को मुयस्सर नहीं आई, और वो उन्होंने इस वक्त अमेरिकी पलड़े में डाल दी है। अगले घंटों के अंदर ट्रंप जो है वो रीजन को लीव कर जाएगा और अभी तक गजा में जंगबंदी नहीं हुई। और यूएई में नाज़रीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सबसे बड़ी डील हुई है, जिसमें यूएई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो खड़ा किया जाएगा। और ये अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो अमेरिका यूएई के अंदर जो है वो बनाने जा रहा है। और जदीद तरीन जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी है, अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स जो हैं उस तक यूएई को जो है वो रसाई हासिल होगी। और चाइना इसको क्लोजली देख रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका को ये कंसर्न रहा है कि अगर यहां तक हमने टेक्नोलॉजी दी मिडिल ईस्ट में, तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये चाइनीज के हत्थे लगी जाएगी। ये उनको कंसर्न रहा है, लेकिन अब ट्रंप जो है वो देने जा रहे हैं। तो चाइना यहां पर देखें, चाइना के लोग मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, रशियंस बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उनकी बहुत यूक्रेन जंग के बाद तो खास तौर पर रशियंस ने यूरोप से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालकर मिडिल ईस्ट में की हैं। तो रशियंस और चाइनीज मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो अमेरिका का ये कंसर्न था कि ये चाइनीज के हाथ लगेगा और चाइनीज इसको क्लोजली देख रहे हैं और पूरी तरह से जो है वो तैयार हैं। तो हेडलाइंस देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लाइव, यूएस प्रेसिडेंट साइंस $1.4 ट्रिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डील विद यूएई। डील विद यूएई will create billions of dollars in business, Trump कह रहा है बहुत हमें बिलियंस एंड बिलियंस का फायदा होगा। वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज है वो हासिल की जा सकेंगी। यूएई टू बिल्ड बिगेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपस आउटसाइड यूएस एज पार्ट ऑफ द ट्रंप डील। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएई में बनने जा रहा है, यानी एक बहुत बड़ी टेक के तौर पर ये तीन मुल्क जो है वो इमर्ज कर रहे हैं। द डील ऑल्सो इंक्लूड द यूएई कमिटिंग टू इन्वेस्ट इन बिल्ड और फाइनेंस यूएस डाटा सेंटर्स दैट आर एट लीस्ट एज लार्ज एंड एज पावरफुल एज द इन द यूएई। इस डील के अंदर यह भी शामिल है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो भी जो हाउसेज और एआई से रिलेटेड जो डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे यूएई में, वैसा ही डाटा सेंटर जो है
वो अमेरिका में भी बनाए जाएंगे और उनको फाइनेंस करेगा यूएई, जो कि इतने बड़े होंगे कि जितने यूएई या उससे भी बड़े, लेकिन कम से कम उतने बड़े तो होंगे जितना यूएई अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। तो अमेरिका में जो बनेंगे उनको भी फाइनेंस है वो यूएई करेगा। द एग्रीमेंट प्रीवियसली रिजेक्टेड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का एग्रीमेंट माजी में अमेरिका ने रिजेक्ट किया है ड्यू टू द कंसर्न दैट लीडिंग टेक कुड एंड अप इन चाइनीज हैंड्स, कि ये जदीद टेक्नोलॉजी जो है ये चाइना के हाथ लग जाएगी। विल गिव द यूएई एक्सपेंडेड एक्सेस टू द एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स फ्रॉम मेजर यूएस फर्म्स। अमेरिका की जो जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स हैं जो वो किसी को नहीं देते, वो यूएई तक पहुंच जाएंगी। द एग्रीमेंट ऑल्सो कंटेन्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट द डाइवर्जन ऑफ यूएस ओरिजिन टेक्नोलॉजी, कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी। चाइनीज तो वो हैं जो अमेरिका से टेक्नोलॉजी निकाल कर ले गए, तो ये तो फिर भी मिडिल ईस्ट है जिसमें ऑलरेडी वो मौजूद हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ ये ममालिक उस सूरत के अंदर फायदा उठा सकेंगे अगर ये इनकी अपनी इंडस्ट्री खुद कफील होगी। अगर इनके अपने लोग इसमें नहीं आएंगे और अमेरिकन ही होंगे, वही काम करेंगे, वही फैक्ट्रीज लगाएंगे, उनके लोग ही बैठे होंगे, तो वो एक दिन बोरिया बिस्तरा गोल करेंगे और ले जाएंगे और मतलब ये फारग, ठीक है ना। इनके हाथ पर टेक्नोलॉजी तो तब आपके हाथ में आएगी ना जब आपके लोग जैसे टर्की, जैसे ईरान जो खुद कफील है, जो अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। इस वक्त टर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो मतलब 100% खुद कफील है। वो तमाम का तमाम रॉ मटेरियल जो वो अपने अंदर से प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री को जो ग्रो कर रहे हैं, यानी उनके अपने लोग, अपने इंजीनियर्स, अपने साइंटिस्ट। तो ये जरूरी है, अगर ये ना हुआ तो फिर वो अमेरिकन ही बैठे होगा कि ये यूएई बहुत बड़ा सेंटर बन गया, लेकिन वो अमेरिकन ही होंगे और एक दिन वो चाहेंगे तो बोरिया बिस्तरा गोल करेंगे और यहां से निकल लेंगे। इनका वहां पर होना जरूरी है। और अगली बात यह है कि इस दौरे से ट्रंप को बहुत फायदा हुआ है। ट्रंप जब से आया है उस नेगेटिव हेडलाइंस ही उसके खिलाफ लगी हैं, क्योंकि उसके काम ही मतलब टोटल फेलियर हुआ है ट्रंप को। कोई उसकी एक पॉलिसी जो है, चाहे वो तिजारती जंग हो, चाहे वो कनाडा वाला मामला हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे पनामा हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक के अंदर वो फेल हुआ है, कंट्रोवर्शियल हुआ है। ये उसका पहला दौरा है जिसमें वो मतलब अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, जिससे उसके इमेज के अंदर अमेरिका में तब्दीली आई है, ठीक है ना। यानी उसको पहली कामयाबी अरबों ने दिलवाई है। मतलब अगर अरब अनाउंसमेंट ना करें इन्वेस्टमेंट्स की, तो ट्रंप वही है जो फेल हो चुका है, जो क्रिटिसाइज हो रहा है, जिसके खिलाफ खुद अमेरिकी जो रियासतें हैं वो लॉ सूट फाइल कर रही हैं, जिसके खिलाफ सबसे बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। फेल है वो, हर उसकी पॉलिसी फेल है। तो यहां तो अरबों ने उसको एक का सहारा दिया है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस करके। तो यहां पर सवाल फिर वही है कि एक ऐसा शख्स, उसको आप इस तरह से नवाज रहे हैं, ठीक है, ये नवाजने वाली बात है, आप उसको नवाज रहे हैं तो आप फिर भी उससे इतनी बात नहीं मनवा सकते, ठीक है। आप उससे गजा का सीज़फायर नहीं मनवा सकते। तो ये बहरहाल फिर सवाल तो इसके ऊपर उठेंगे। इत्तेहाद एयरवेज जो है उसने $15 बिलियन का तकरीबन बोइंग के साथ एग्रीमेंट किया है, यानी कि कतर ने सबसे बड़ा किया, उसके बाद अब इत्तेहाद जो है वो $15 बिलियन के एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदेगा बोइंग से। तमाम अमेरिकन कंपनीज ट्रंप के साथ थी, किसी को कहीं से ऑर्डर मिला, किसी को कहीं से, मतलब तमाम अमेरिकन कंपनीज की जेबें, चाहे वो असले वाली हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली हो, चाहे वो बोइंग हो, चाहे वो कोई दूसरा हो, सबकी जेबें इस वक्त जो भर चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी की है, ट्रंप अब वो हर ट्रिलियन लेने के बाद ये जरूर कह रहा है कि गाजा में जुल्म हो रहा है। ट्रंप की जरा स्टेटमेंट देखिए, मैनी आर स्टार्विंग इन गाजा, यानी ये अलमिया है कि इसको तो ये अमेरिका मान ही नहीं रहा था कि गाजा में ऐसा कुछ हो रहा है। जो नेतन्याहू ने कांग्रेस में खड़े होकर स्पीच की, उसने कहा गाजा में एक भी सिविलियन, रफा के अंदर मैंने दौरा किया, रफा के अंदर एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, ठीक है। तो अमेरिका तो इस बयानी को मानता ही नहीं, वो तो कहता वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज ये जो है वो कह रहा है कि जुल्म हो रहा है, लेकिन इजराइल मिसिंग है। इजराइल जुल्म कौन कर रहा है? लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बमबारी से मर रहे हैं, लोग एड के बगैर मर रहे हैं, लेकिन ये और गजा मलबे का ढेर बन गया है, कोई इमारत वहां पर बची नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कर कौन रहा है। तो इजराइल का नाम शायद दरमियान में डालने के लिए अभी मजीद ट्रिलियंस की जरूरत होगी, लेकिन पीछे ट्रिलियंस भी खत्म हो गए हैं और शायद फलस्तीनियों को मजीद जाने देना होगी कि ट्रंप साहब जब वो इजराइल का भी नाम लेके ये कर कौन रहा है? ये खुद ही बस हो रहा है, करने वाला कोई नहीं, बस खुद ही हो रहा है, ठीक है। तो पीछे ट्रिलियंस खत्म हो गए हैं, लेकिन इजराइल का नाम जो वो दरमियान में अभी तक ट्रंप की जानिब से शामिल नहीं हुआ है। और ट्रंप ने कहा है कि देखो कितना अच्छा हो गया है, चंद हफ्तों के अंदर वर्ल्ड हैज बिकम सेफर प्लेस, दुनिया कितनी महफूज जगह बन गई, देखो कैसी खुशहाली आ गई है, कैसा अमन हो गया है, कैसी सेफर प्लेस बन गई है। मैंने आपको बताया ना कि ये
इन्वेस्टमेंट्स निकाल दें, ट्रंप के पल्ले कख भी नहीं है, कुछ भी उसने हासिल नहीं किया। चाइना से जो उसने जंग की, तिजारती टोटल शिकस्त हुई है और से नाकामी हुई। खुद अमेरिकी जो निकले हुए हैं, अमेरिकी रियासतें निकली हुई हैं, ग्रीनलैंड में शिकस्त, पनामा में शिकस्त, कनाडा में शिकस्त, एक एक पॉलिसी उसकी जबरदस्त हुई है। इन इन्वेस्टमेंट्स को निकाल दें, ठीक है। तो आप जो है वो अब कह रहे हैं सेफर प्लेस बन, और भाई को गजा में बमबारी जारी है, यूक्रेन का मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये असलिया देकर तो नई जंगें जन्म दी जा रही हैं। ये जो असलिया है, जहां पर असलिया जाता है वहां पर अमन तो नहीं होता। कुछ 5-7 साल बाद जो है वो यहां पर आप देखेंगे कोई और जंग जो है वो छिड़ जाएगी, कोई बहुत बड़ी जंग। ये असलिया फिर आगे चलकर इस्तेमाल भी तो होना ना। वैसे भी जिसके पास असलिया आ जाता है उसको फिर थोड़ा सा चैन भी नहीं पड़ता। अगर किसी चीज को पहले वो बर्दाश्त कर रहा है तो फिर वो बर्दाश्त भी नहीं करता, ठीक है ना। तो गजा में जनाब सुबह से जो बमबारी हो रही है, 72 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। और पिछले 48 घंटों में जब तकरीबन $2 ट्रिलियन अनाउंस हो रहे थे, $2 ट्रिलियन, तो फिलिस्तीन के अंदर 320 फलस्तीनी जो वो मजीद शहीद हुए पिछले 48 घंटों के अंदर। यानी बमबारी तेज हुई है 320। और आप देखिए हम कितने बेहिस हो चुके हैं। रात को सोते हुए देखते हैं कि अच्छा आज फिर 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। अच्छा फिर जो है वो अगली शाम को देखते हैं, अच्छा सारा दिन बमबारी जारी रही है और जो है वो 50 बंदा फिर शहीद हो गया। अच्छा ये तो भाई रोज ही खबर आ जाती है। सुबह उठते हैं फिर खबर आई होती है कि सारी रात बमबारी जारी रही, 70 शहीद हो गए। रात को सोने से पहले देखते हैं तो फिर बताया जाता है सुबह से बमबारी जारी रही। ये तो रोज का मामला है। फिर दुनिया बेहिसी के अगले ही किसी लेवल के ऊपर वो जा रही है। अच्छा अब गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही है कि यहां पर प्रोहिबिटेड वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी वो असलिया, वो वेपन जो ममनू है इंटरनेशनली, वो यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 लाख क्रोनिक पेशेंट्स हैं जिनको दवाइयां नहीं मिल रही। यानी क्रोनिक पेशेंट्स वो होते हैं जो मतलब एक हेल्थ इश्यूज, कॉन्टिन्यूअस हेल्थ इश्यूज के अंदर हैं और उनको दवाइयों के ऊपर वो चल रहे हैं। 3 लाख ऐसे। तो यहां पर जो जेनोसाइड हो रही है ना, उसकी कई डायमेंशन है। किसी को दवाइयां ना देकर मारा जा रहा है। मतलब कैंसर के पेशेंट्स हैं, भाई दवाइयां नहीं मिलेंगी, दिल के मरीज हैं, दवाइयां नहीं मिलेंगी। तो 3 लाख क्रोनिक पेशेंट्स हैं जो किसी को दवाई ना देकर, और किसी को भूख से, किसी को बम गिराकर, किसी को गोलियां मारकर, किसी को टैंक के गोले मारकर। तो ये एक, यानी रोज जब हम डिबेट्स कर रहे हैं, दुनिया की खबरें पढ़ रहे हैं, दुनिया ये डिबेट कर रही है कि जेनोसाइड हो रही है नहीं हो रही, ट्रंप भी कहना शुरू हो गया कि यहां पर जुल्म हो रहा है, तो वह मतलब वो फलस्तीनी को मारते चले जा रहे हैं। और इजराइल कह रहा है कि वो तो यहां पर जब एक्सपैंड करेगा। मैं सिर्फ आपको यह बताऊं कि किसी सूरत इजराइल यहां पर फाते होने वाला नहीं है। अब ये एक्सपैंड, और भाई कौन सी एक्सपेंशन, जो ऑलरेडी हुआ है वो किसी एक्सपेंशन से कम था। सिर्फ मसला क्या है, इजराइल देखिए स्ट्रेटेजिकली हार चुका है, मिलिटरीली हार चुका है, दुनिया उससे दूर हो चुकी है। सिर्फ मसला यह है कि यहां पर रोज फलस्तीनी मासूम बच्चे, औरतें और जवान जो शहीद हो रहे हैं, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। बस ये रुक जाए, ठीक। इजराइल ना ये जंग जीता है ना वो जीत सकता है। वो साल भी अगर ये जारी रहेगा ना तो हमास यहां पर मौजूद है। मैं कुछ हेडलाइंस भी आपके सामने रख देता हूं। हमास यहां पर मौजूद है और वो लड़ती रहेगी। इजराइल यहां से फाते नहीं हो सकता, लेकिन मसला उन फलस्तीनियों का है। इसीलिए सीज फायर जरूरी है कि फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं जिनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। भाई एड दाखिल करवाना तो दुनिया की जिम्मेदारी है ना, वो हमास तो नहीं करवा सकती। तो एड, अब देखिए एड का बंदिश खुद इनकी शिकस्त का सबूत है कि अब ये दुनिया की सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री और औरतों और बच्चों से इस तरह लड़ रही है कि वो एड बनती हुई है। भाई ये उनके सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री की हालत। तो एड की बंदिश इनकी खुद एक शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। व्हाट वी आर डूइंग इन गाजा इज मैडनेस एंड एवरी ऑपरेशन पुट्स द हॉस्टेजेस एट रिस्क। इजराइल के अंदर से इजराइल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्लो। स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़े शिकस्त इजराइल को जब हुई है। यमन ने जनाब मिसाइल दागे हैं, क्वालिटेटिव वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशंस किए हैं और हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं अपना मिलिट्री एक्शन, और एक्सपैंड करने जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है एक्सपैंड करें, तो यमन कह रहा है हम भी एक्सपैंड। अब हर चौथे घंटे जो बेन गोरियन हिट होगा, और जो ही ये मिसाइल चीरते हुए बेन गोरियन को मजीद हिट करेंगे तो बहुत सारी ऑलरेडी एयरलाइन जब वो एयर ब्लॉकेट जो है ना यमन ने काम कर रखा है और वो कामयाब हो रहा है। एयर ब्लॉकेट कामयाब हो रहा है, वो दुनिया की एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं। तो यमन कह रहा है अब हम हर चौथे घंटे जो मिसाइल मारेंगे। तो ये इस वक्त जनाब हो रहा है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मुख्तलिफ डायमेंशन हमने आपके सामने रखी हैं, और ये इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको मजीद भी हम डिस्कस करते रहेंगे और दुनिया भी डिस्कस कर रही है। असले का क्या होगा, टेक्नोलॉजी का क्या होगा, मिडल ईस्ट, नया मिडल ईस्ट कैसा होगा, और गजा की जंग रुकेगी क्या, मजीद रुख जो है वो अख्तियार करेगी। अरब्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। अरब्स को पता है कि ये मामला अगर ना समेटा गया तो बहुत मामला खराब होंगे, और उनको पता है जो वो ये प्लान्स कर रहे हैं ये उस तरह प्रैक्टिकली आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, देखते हैं कि वो कितनी जल्दी कामयाब हो पाते हैं। ये सूरत हाल है, अपनी राय से रोका करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।